नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का सत्र चल रहा है और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से 37 सांसद चुनकर सदन के अंदर पहुंचे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब समाजवादी पार्टी के सांसद, अखिलेश यादव के सांसद सदन के अंदर अपनी बात रख रहे हों, अपने मुद्दों को रख रहे हों। तमाम सांसद समाजवादी पार्टी के अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी कई सांसद खड़े हुए समाजवादी पार्टी के खेमे से और उन्होंने एक एक करके सरकार से सवाल किए हैं, कई मुद्दे उठाए हैं, कई समस्याएं उठाई हैं। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक की बात कर लें, कैराना की सांसद इकरा हसन की बात कर लें और राजीव राय जो कि सांसद हैं घोसी लोकसभा सीट से, देवेश शाह के एटा लोकसभा सीट से जीत कर आए हैं। इन चारों ने एक एक करके अपनी बात रखी है सदन के अंदर। वो बयान, वो मुद्दे हम आपको बताने जा रहे हैं जो इन सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के उठाए हैं, इन मुद्दों को उठाया है। वो बयान आप सुनिए, क्या कुछ हुआ सदन के अंदर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सांसदों ने वो कौन से मुद्दे उठाए हैं वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक एक करके सुनिए ये सारे भाषण। अपने क्षेत्र की एक बेहद गंभीर किसानों की समस्या आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, अभी तक देश में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन LARR अधिनियम 2013 को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, जिससे हर दूसरे वर्ष सर्किल रेट में अनिवार्य संशोधन किया जाना जरूरी होता है। मेरे क्षेत्र के जनपद शामली में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, परंतु 2013 से अभी तक सर्किल रेट में उन्हें मुआवजे में फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। सहारनपुर व बागपत के सर्किल रेट अपडेट नहीं किए गए हैं, इससे किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है वो बहुत कम है। और जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ में अम्बाला ग्रीन हाईवे में किसानों की ज़मीनों का अधिग्रहण, यहाँ समस्या श्रेणी सर 2 मिनट का 1 मिनट यहाँ किसानों की समस्या श्रेणी परिवर्तन की है। उनको उनकी जमीन की कैटेगरी बदलकर उन्हें ना तो उसे उपजाऊ जमीन का एक लोक महत्व के विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर कार्रवाई की मांग करता हूँ। मान्यवर, बड़ा शोर मचाया सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, परंतु इस योजना के अंतर्गत बहुत हमारे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में बहुत इकाइयाँ लगी हैं जिन्हें लोन भी मिला और आज तक उनको सब्सिडी नहीं मिल पाई। जिला उद्योगों के द्वारा 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी सब्सिडी का समायोजन हेतु अपनी स्वीकृति पत्र प्रदान नहीं किए गए। जिला उद्योग केंद्रों में पूछने पर बताया जाता है कि इसका सत्यापन सरकार द्वारा किसी प्राइवेट संस्था जो किसी एक विशेष संगठन से जुड़ी हुई है के माध्यम से कराया जाता है और अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही सब्सिडी को ऋण में सम्मिलित किया जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ऐसी छोटी छोटी यूनिट ये लगी थी, बहुत धन्यवाद, सबको सब्सिडी दे दी जाए। जो सब्सिडी उनकी स्वीकृता उनके चले जाए। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ शून्यकाल में मुझे अवसर देने के लिए। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में एटा से मंडल आगरा और कासगंज से मंडल अलीगढ़ के लिए मुख्य मार्ग जो है, इस आशय के साथ 4 लेन बनवाने का अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में इन दोनों मार्गों पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण हर वर्ष इन मार्गों पर दुर्घटनाओं में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। मेरा आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री से आग्रह है कि इस जनहित के कार्य को इसलिए पूर्ण कराएं क्योंकि दोनों मार्ग जो सरकार की मंशा है कि जिले से मंडल मुख्यालयों तक जोड़ रहे हैं और इस पर 4 लेन बनवाने का प्रस्ताव इसी बजट में करने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ साथ मानवर, मेरे संसदीय क्षेत्र कासगंज एटा के साथ फर्रुखाबाद, बदायूं, आंवला में बड़े पैमाने पर किसान चकोरी की खेती करते हैं। चकोरी से कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। किसानों द्वारा इसकी पैदावारी बहुत मेहनत एवं पैसा लगाकर की जाती है, पर ठेकेदारों द्वारा इनकी फसल औने पौने दाम पर खरीदते हैं और किसानों की आर्थिक शोषण करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कासगंज में इसका एक बड़ा सरकारी प्लांट लगाने की कृपा करें, जिससे किसानों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लगाया जा सके और किसानों को चकोरी का सही मूल्य दिलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, एक नारा था साक्षर भारत मिशन के तहत
शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। लेकिन आज हो क्या रहा है, मैं आपके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2009 के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से साक्षर भारत मिशन का आगाज किया गया था, जो पूर्णतया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 5 लाख शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति, हर ग्राम सभाओं में 2 शिक्षा प्रेरकों की नियुक्ति हुई थी, जो इस मिशन के तहत घर घर जाकर निरीक्षणों को साक्षर करने का कार्य किया तथा समय समय पर बीएलओ का कार्य भी किया। इस कार्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। महोदया, अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरकों ने कार्य किया था। 8 साल बाद वर्ष 2017 में पत्रांक संख्या 17036 और 17536 दिनांक 27 दिसंबर को जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक एवं शिक्षा प्रेरकों का नवीनीकरण को प्रदेश सरकार द्वारा यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि जब तक केंद्र सरकार का आदेश नहीं आ जाता तब तक इनकी बहाली या नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, और साथ में इनका लगभग 40 माह का मानदेय भी रोक कर रखा गया। तब से आज तक शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं तथा इसका परिवार भुखमरी का शिकार हो गया है। महोदया, मेरा आपसे, आपके माध्यम से सादर अनुरोध है कि उन लाखों शिक्षा प्रेरकों और उनके परिवार की भुखमरी को देखते हुए उक्त योजना के संबंध में भारत सरकार से प्रदेश सरकार को उनके नवीनीकरण का दिशा निर्देश देने का कष्ट करें, ताकि उन लाखों बेरोजगारों एवं उनके परिवार का जीवन खुशहाल बन सके, साथ ही उनका रुका हुआ मानदेय भी दिलाया जाए। बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। औरारा के मोहम्मदी के अटवा पिपरिया इलाके में, कस्ता के पालापुर के इलाके में, मोहोली के पिसावा के अमीरता, मोहोली के नन्नी कटगरा और धौरारा के कैरातीपुरवा में बाघ तथा तेंदुए का इतना आतंक है कि पिछले 2 महीनों में जब से हम लोग सांसद बने हैं तब से 3 कैजुअलिटी हो चुकी हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान अपने खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। सभापति जी, हम आपके माध्यम से मांग करेंगे इसकी रोकथाम की जाए। अगर कल्पना कीजिए कि दिल्ली में बाघ आ जाए, तेंदुआ आ जाए, कहीं यहाँ संसद में आ जाए और किसी और। श्रीमती संजय, आपकी बात है। मैं पिछली बार मंत्री जी को भी सुन रहा था, आज राजीव जी को भी सुना। एयर फेयर की बात सबकी चिंता है और एक स्टैंडर्ड सवाल जवाब आता है कि एयर फेयर सरकार के हाथ में नहीं है ना मंत्री जी? तो नारा किसने दिया था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे? जब आपके हाथ में था ही नहीं तो नारा किसको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया था? और आपकी अगर जिम्मेदारी नहीं है तो हम तो बचपन में सुना करते थे ब्लैक होता है। उस समय हम लोग बचपन में जहां से आते हैं यूपी बिहार के बॉर्डर पर किरासन तेल का ब्लैक होता था, चीनी का ब्लैक होता था ना। हमारे गांव से तो आपके बक्सर से हम किरासन तेल लेकर आते थे तो ब्लैक होता था। तो ये तो आपने ऑफिशियली परमिट कर दिया उनको कि जितना चाहो तो यहाँ से बनारस का किराया 3000 है, चाहे तो 30,000 ले लो और सरकार हाथ खड़ा कर दे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो लूटने वालों को कंट्रोल में नहीं रख सके। ये आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मंत्री जी, या तो फिर देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि सर्वोच्च नेता ने, मैं नहीं कहूंगा सत्य नहीं कहा था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। चौथी बात मैं सर एयरपोर्ट्स की है। मैं और मेरी पार्टी इस बात के सख्त खिलाफ है कि एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए। आप उनसे सर्विसेज हायर करिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एसेट्स को बनाया जाए, एसेट को बेचा नहीं जाए। एसेट को बेचने से आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है सर। और हमारे यहाँ जो माँ बाप के बनाए हुए संपत्तियों को बेच देता है उसे अच्छा नहीं कहते हैं। थोड़ा रूड शब्दों में बोलूँ तो नालायक कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता।
तो मैं ये चाहूँगा कि जो उसका दूसरा दुष्परिणाम होता है, जो एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कास्ट कलकत्ता में 5,500 रुपये स्क्वायर फीट आता है, वो दिल्ली का बनता है तो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट आता है। तो उसकी कीमतें कौन वसूलता है? उसकी कीमतें तो हमें से वसूली जाती है ना। अभी CISF को हटा दिया गया मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी चेक पॉइंट से, प्राइवेट लोग आए हैं। अब वहाँ सिक्योरिटी का भी सरकार को देखना चाहिए। हम सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी सिक्योरिटी चेकिंग की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उसके साथ कोऑपरेशन है। लेकिन सिक्योरिटी कैसे स्मूथ हो जाए, इस पर भी ध्यान देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और जो प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है, इस पे भी 2 चीज़ मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव है। अगर एक व्यक्ति या एक कंपनी के हाथ में देश के सारे एयरपोर्ट्स को दे देंगे या अधिक से अधिक एयरपोर्ट को दे देंगे, एंड फॉर दैट मैटर यू हैंड ओवर मोस्ट ऑफ द एसेट्स टू एनी इंडिविजुअल, एनी कंपनीज हैंड, और कल को उसका कुछ भी उल्टा होता है तो आपने तो पूरे देश के सिस्टम को एक हाथ में दे दिया है। और ये जो सॉफ्टवेयर जो मुझे समझाया गया है, बताया गया है, जो डायनामिक एयरफेयर की बात करते हैं, उन्हीं के हाथ में होता है। आप 5 बार चेक कर दीजिए एयरलाइन को, बेंगलोर का किराया कितना है, 6ठे बार देखिए तो सीटें उतनी ही रहेगी, किराया बढ़ जाएगा। इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेरे कुछ सुझाव थे जिसको मुझे लगता है कि सरकार अगर संज्ञान में ले तो अपने उस नारे को भी पूरा कर पाएगी कि आजकल को हवाई चप्पल वाले तो सोच भी नहीं सकते वहाँ जाने के लिए।